हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। ये क्लास 13th है। इससे पहले 12th क्लासेस हो चुकी हैं। उन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी पीवाईक्यू के नाम से फोल्डर बना हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एली चिनॉय, हॉबहाउस। स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की बात किसने की है? ये कॉन्सेप्ट किसके रहे हैं? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? समाज के प्रकार 3, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज। किसने बताए हैं? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेविड रिजमैन हो जाएगा। डेविड रिजमैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सोबर्ग की बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं समाज के। एक तो पूर्व औद्योगिक समाज और दूसरा है औद्योगिक समाज। याद रखिएगा, सोबर्ग ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं, पूर्व औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज। इसके अलावा स्पेंसर ने जो समाज के प्रकार बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। याद आया आपको? सैनिक और औद्योगिक समाज की बात किसने की हुई है? स्पेंसर ने। और इसके अलावा स्पेंसर ने जो समाज के स्वरूप बताए थे कि समाज का स्वरूप कैसा होगा, तो वो 4 तरह के बताए थे। स्पेंसर ने समाज के स्वरूप 4 प्रकार के बताए थे। एक तो सरल समाज, दूसरा बताया था मिश्रित समाज। ठीक है, पहला हो गया सरल समाज, दूसरा था मिश्रित समाज, तीसरा है दोहरे मिश्रित समाज एंड लास्ट में 4th नंबर पर आता है तिहरे मिश्रित समाज। तो याद रखिएगा, समाज के इन स्वरूपों की बात स्पेंसर ने की हुई है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरियट, ऑस्कर लेविस। पीजेंट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका रहा है? कृषक समाज की अवधारणा इनमें से किसने दी थी? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरियट, ऑस्कर लेविस। ऑप्शंस हैं, क्या होगा यहाँ पर? सेकंड का रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट रहा है, अपनी बुक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में ये अवधारणा दी है। बुक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, उसमें इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है। और न केवल ये अवधारणा कृषक समाज की, इसके अलावा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की अवधारणा, लघु समुदाय की विशेषताएं पूछी जाती है एग्जाम में कि किसने, रेडफील्ड ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी। ठीक है, और इसके लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा जाता है। इस तरीके से भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसका कहना है, और रॉबर्ट रेडफील्ड का ही कहना है। और इन्होंने भारतीय गांव को लघु समुदाय बताया था। इसके अलावा लिटिल कम्युनिटी के अलावा लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा और दीर्घ या वृहद परंपरा की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड की ही है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट फोक कल्चर यानी लोक संस्कृति की अवधारणा, वो भी इनकी है। फिर आता है एक फोक सोसाइटी, लोक समाज की अवधारणा, वो भी रॉबर्ट रेडफील्ड की ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ऑप्शंस है सामाजिकरण, विधि निर्माण, धर्म, सामाजिक मान्यताएं। अब सामाजिक नियंत्रण का, सोशल कंट्रोल का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? देखिए, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। उस फोल्डर में जाकर वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ पर सबसे उत्तम प्रभावी ढंग पूछा जा रहा है, सामाजिक नियंत्रण का कौन सा होगा? सामाजिकरण, विधि निर्माण, धर्म, सामाजिक मान्यताएं।
तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिकरण हो जाएगा। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है। इसका भी फोल्डर में वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सोशलाइजेशन के नाम से फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड सामाजिकरण की अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है और ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन भर चलती है। और चूंकि जीवन भर चलती है तो ये क्या हो जाएगी, निरंतरता इसमें पाई जाती है। सामाजिकरण में परिवर्तनशील है, गतिशीलता है इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये वही अवस्था है जिसमें बच्चा किस गतिविधियों को, कार्यों को किस तरीके के व्यवहार करेगा, ये सभी इस अवस्था में वो सीखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से वह कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं ब्रह्म, दैव्य, गंधर्व, आश्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, गंधर्व विवाह, आश्र विवाह। राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का, प्रशस्त कोटि के विवाह की श्रेणी में कौन सा विवाह नहीं आता है इसमें, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें विवाह के प्रकार या विवाह के स्वरूप की, तो जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है, विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने, 8 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं और 4 अप्रशस्त विवाह, यानी कि 4 उच्च श्रेणी के विवाह हैं और 4 निम्न श्रेणी की विवाह में आते हैं। अब जो उच्च श्रेणी के विवाह या प्रशस्त विवाह है वो कौन कौन से हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, आश्र विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये प्रशस्त श्रेणी यानी उच्च कोटि के विवाह हैं। 4 अप्रशस्त श्रेणी के विवाह कौन कौन से हो जाएंगे, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 4 निम्न कोटि या इन्हें हम कह ले अप्रशस्त विवाह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी सीक्वेंस में भी लगाने को आते हैं, ठीक है, क्रमानुसार लगाइए कौन सा है, तो ऐसे सही से इसे याद रखिएगा। यहाँ पर गंधर्व विवाह हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए, 1955, 1956, 1961, 1973। कौन सा वर्ष है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1955, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के बीच जो विवाह होता है उसे पूछा जा रहा है, क्या कहा जाएगा, अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। क्या होगा यहाँ पर बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिक्स्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है, अफ्रीका की नातेदारी। ऑप्शंस है मर्डॉक, लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन। मर्डॉक, लोवी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन ऑप्शंस है। क्या होगा यहाँ पर, 7th का यहाँ पर राइट क्या होगा, राइट हो जाएगा मर्डॉक, ठीक है, मर्डॉक हो जाएगा। और इन्होंने 3 तरह की नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक नातेदारी 8 उसमें नातेदारों की बात की थी, द्वितीयक नातेदारों में 33 और तृतीयक नातेदारों में 151 की बात की थी। और इस तरीके से भी पूछा जाता है, प्राथमिक नातेदारों में कितने नातेदार आते हैं, कितने सदस्य आते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। तो जो फर्स्ट है उसमें 33 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नातेदारी वाली जो बात की गई है उसमें इन्होंने फर्स्ट में कितने 8 बात की है,
ठीक है। सेकंड में 33 एंड थर्ड में 151 151 नातेदारों की बात की है। तो ये 3 प्रकार की नातेदारी ऐसा करके पूछा जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नातेदारी की बात किसने की है? तो मर्डॉक ने की है। जीपी मर्डॉक, इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक रही है और इन्होंने जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया गया है 250 समाजों का अध्ययन किया था, 250 समाजों का अध्ययन किया था और परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था। इन्होंने कहा जहाँ पर भी अध्ययन किया 250 समाजों का, उसमें उन्होंने देखा कि हर समाज में परिवार का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य पाया गया है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन है? भ्रातक बहुपति विवाह, तो राइट क्या होगा यहाँ पर? जो जनजातियाँ दी गई हैं, थारू जनजाति, गोंड जनजाति, टोडा जनजाति और भील जनजाति। भ्रातक बहुपति विवाह का प्रचलन इनमें से किस जनजाति में पाया गया? किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह देखने को मिलता है, पाया जाता है? बताइए। 8th का यहाँ पर क्या होगा? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पर रिवर्स का अध्ययन रहा है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। टोडा जनजाति रिवर्स का अध्ययन है। और भ्रातक बहुपति विवाह न केवल टोडा जनजाति में, इसके अलावा ये खस जनजाति में, कोटा जनजाति में, नायर जनजाति में भी पाया जाता है। और इसमें जो पति होते हैं वो सभी क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? भाई होते हैं, इसलिए बोला जाता है इसे भ्रातक बहुपति विवाह। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, मैकिम मेरियट, आंद्रे बेते। संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की अवधारणा किसकी रही है? संकुचितीकरण, जिसे स्थानीयकरण भी कहा जाता है। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, इन दोनों को ही कंप्लीट कराया जा चुका है। दोनों के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैकिम मेरिट के हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैचिंग है, सोशल फैक्ट दिया गया है, ठीक है, और एक तरफ जो समाजशास्त्री हैं वो दिए गए हैं। चलिए बताइए। सामाजिक तथ्य, सामाजिक उद्विकास, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रकार्य की बात किसने किसने की है? तो जो सामाजिक तथ्य है उसकी बात दुर्खिम ने की, सामाजिक उद्विकास की बात स्पेंसर ने की है, सांस्कृतिक पिछड़ापन ऑकबर्न हो जाएगा और प्रकार की बात मर्टन ने की है। तो यहाँ पर 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति, वर्ग, एकाकीय और आश्रम, बताइए। बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए, जाति किस में आ जाएगी? प्रदत्त परिस्थिति में। वर्ग आ जाएगा अर्जित परिस्थिति में। एकाकी परिवार हो जाएगा और आश्रम वानप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? ऑप्शंस हैं ज्योतिबा फुले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। क्या होगा यहाँ पर? 12th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या फिर ए और बी दोनों। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए इनमें से कौन सी घटना जिम्मेदार है? कई बार ये पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को बहने कहा है। ऑप्शन है अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को बहने कहा है। कैसी बहने, अवैध हैं, सौतेली हैं, जुड़वा है या फिर चचेरी। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़वा हो जाएगा। ठीक है, जुड़वा हो जाएगा। और एक फ्रेजर का आता है जिसमें फ्रेजर ने क्या कहा है, जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है। याद रखिएगा, फ्रेजर ने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है, और जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहते हैं फ्रेजर। ठीक है, तो जादू को विज्ञान के अवैध बहन कहने वाले फ्रेजर हैं, और जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहने वाले फ्रेजर है। यहाँ पर समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहने वाले क्रोबर हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ऑप्शन है मैकेवर, थॉटलैंड्स, क्लाइनबर्ग या फिर क्रोबर। मैकेवर, थॉटलैंड्स, क्लाइनबर्ग, क्रोबर। थाईलैंड बोल दिया। बताइए 15th का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैकेवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। मैकेवर की बुक का नाम क्या है, सोसाइटी है, और इनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, जैसे कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल इन्होंने कहा है, आपको पता होगा। इसके अलावा हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा एक और है, जो समिति है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो ये सभी बातें मैकेवर से संबंधित है, इन्हें याद रखिएगा, काफ़ी बार रिपीट हुई हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और ना उनकी दासी, अपितु उनकी भंगिनी मानी जाती है। अब ये किसका कहना है? ऑप्शंस हैं ए एल क्रोबर, जॉर्ज सिम्पसन, बर्न्स एंड बेकर्स, ई ए हॉबेल। क्या होगा यहाँ पर? एंड ये भी कई बार पूछा गया है, बर्न्स एंड बेकर्स होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, पी ए सोरोकिन, ई एस बोगार्डस, एमाइल तुर्खीम। तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। अब सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत रहा है महत्वपूर्ण, और सामाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। 2 फोल्डर मिलेंगे, एक फोल्डर में तो केवल थियरीज कंप्लीट कराई गई हैं, जिसमें आपको सोरोकिन की थियरी, सोशल चेंज की, कार्ल मार्क्स की, पैरेटो की, स्पेंगलर की, टॉयनबी की मिलेगी, और इसके अलावा एक फोल्डर बना है सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो इन दोनों ही फोल्डर्स को आपको देखना है जिन्होंने भी नहीं देखा है। पी ए सोरोकिन यहाँ पर राइट है, और इन्होंने जो सोशल चेंज की थियरी है वो अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स बुक में दी थी। इसके अलावा इनकी जो एक कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सोरोकिन की, जैसे कि कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियरी है एक बुक, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियरी है। फिर नेक्स्ट जो इनकी बुक है द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन ये एक बुक है। फिर सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये भी इनकी बुक है। एंड इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी की बुक्स एंड ऑथर्स को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस है रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ, कोजर, टॉयनबी, स्पेंगलर।
नेट के पेपर में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो राइट क्या होगा यहाँ पर, डेरेनड्रॉफ होगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी करके इनकी बुक है, जिसमें कि इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी दी हुई थी डेरेनड्रॉफ ने। तो यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय सिद्धांतों में अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर का हो जाएगा। और अगर हम चक्रीय सिद्धांतों की बात करें तो सोरोकिन, टॉयनबी, स्पैंगलर, पैरेटो, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है सामाजिक संगठन पे, सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक संरचना पर, या फिर सामाजिक एकीकरण पर। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता इनमें से किस पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करती है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, सामाजिक संगठन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में, जनजातियों में। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, जजमानी प्रथा या जजमानी व्यवस्था। इसे भी आप नाम से सर्च करिएगा, गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम, एक वीडियो है और इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। तो ये भारत के गांवों में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं कि जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात किसने की है? तो विलियम वाइजर ने की है, याद रखिएगा। जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात विलियम वाइजर ने की है। अच्छा, अब विलियम वाइजर ने अपनी किस बुक में जजमानी व्यवस्था की बात की? तो बुक का नाम क्या है? द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम विलियम वाइजर की है बुक भी पूछ लेते हैं बुक किसकी है, और इस बुक में इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की है। इसके अलावा इन्होंने कहाँ पर अध्ययन करके अपना ये अवधारणा दी है अपनी जजमानी व्यवस्था की? तो यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन किया, जिसमें कि उन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था जजमानी व्यवस्था का। और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब ये किसका मत है, किसका कहना है? ऑप्शंस हैं आर नेस्फेल्ड, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, जे एच हटन। व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये किसका कहना है? तो जानते हैं ये सभी नेस्फेल्ड का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेस्फेल्ड ने जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया हुआ था। एंड कास्ट सिस्टम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी को एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया था। उसे भी कम्युनिटी पर कई बार उस वीडियो का लिंक शेयर किया गया है, उसे वहाँ से देख सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक वीडियो बनाया गया था कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। और अगर हम जाति उत्पत्ति के अन्य सिद्धांतों की बात करें और जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो एक है प्रजातीय जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है। अब प्रजाति सिद्धांत रिजले, घुरिये और मजूमदार का है। जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत दिया है वो रिजले, घुरिये और मजूमदार ने दिया है। घुरिये की बात आई तो जाति व्यवस्था पर सबसे पहला जो क्रमबद्ध अध्ययन किया था व्यवस्थित तरीके से, वो जी.एस. घुरिये ने ही किया था। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, और एक जो सबसे पुराना परंपरागत जो सिद्धांत है जाति उत्पत्ति का, वो प्राचीन ग्रंथों से संबंधित है। जैसे कि ऋग्वेद में जाति उत्पत्ति की बात की गई है, सबसे पहले देखने को मिली। धार्मिक जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। राजनीतिक सिद्धांत किसका रहा है जाति उत्पत्ति का? तो अबे डुबाई का रहा है। उद्विकासीय सिद्धांत जाति उत्पत्ति का इबेटसन ने दिया है। ये सभी मैचिंग्स में देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो नेस्फेल्ड का जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत था और ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंजल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। किसके बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कार्ल मार्क्स ने की है? देखिए, मार्क्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर एग्जाम्स में। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है, इनका अलग से फोल्डर बनाया गया है, प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, वहाँ मिलेगा। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट्स, इनके जो स्टेटमेंट रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स में, जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, स्ट्रक्चर यानी संरचना की जो बात की है, दो तरह के, अधोसंरचना और अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। और इनसे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी को भी कराया गया है। और ये जो MCQs हैं वो हाई लेवल के हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद। ऑप्शंस है RK मर्टन, PS कोहेन, डॉन मंटिंडल, HR वैगनर। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? डॉन मर्टिंडेल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी? ऑप्शन है मेलिनोवस्की, मर्टन, दुर्खीम, रेडक्लिफ, ब्राउन। आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा प्रकार्यात्मक विश्लेषण में किसने दी? देखिए, मेलिनोवस्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं, बताया गया है कई बार। इन्होंने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था, 3 तरह की आवश्यकताओं की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक बताई थी। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति, कल्चर को बताया था। और इसका निर्माण यानी संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, ये भी इन्होंने बात कही थी। और जादू के 2 प्रकार, सफ़ेद जादू और काला जादू, भी मेलिनोवस्की ने ही बताया है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद या फिर संरचनावाद। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हर्बर्ट ब्लूमर ने इनमें से किस की बात की है? प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। अब प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद में ब्लूमर के अलावा मीड, कूले भी आते हैं। और जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म है, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद है, उसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उसमें मीड, कूले, हर्बर्ट ब्लूमर आते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को दिया है या इस शब्द की रचना किसने की है, तो या इसके जनक, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के जनक कौन है? हर्बर्ट ब्लूमर ही माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऑप्शंस है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर विवाह हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शंस है पीएस कोहेन, लेविस ए कोजर, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेविस कोजर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।